करुणा जी एक मंदिर के बाहर टीन शेड के नीचे भिखारियों के साथ बैठी हुई थी। आते जाते लोग उन लोगों को भीख में कुछ न कुछ देते जा रहे थे। वह बूढ़ी अम्मा अपनी याददाश्त खो चुकी थी, जिस कारण उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि वह कहाँ की रहने वाली हैं। आज इस मंदिर में प्रियंका और उसके पति और बच्चे आए थे। भिखारियों की लाइन में अपनी माँ को देखकर प्रियंका हैरान रह गई। तो आइए जानते हैं करुणा जी यानी वह बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी ऐसी हालत हो गई। आज प्रियंका का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी बीमार बूढ़ी माँ की चिंता उसे रह रह कर सता रही थी, परंतु माँ का हाल चाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ पा रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले प्रियंका के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 60 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के कामों में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय प्रियंका के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन अचानक उसके पिता का कार एक्सीडेंट हो गया और अचानक ही उनकी मौत भी हो गई। पति को इस तरह चले जाने का गम प्रियंका की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लग गया, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। अब तो यह था कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने ही बीते थे कि प्रियंका के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया, लेकिन प्रियंका नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की हालत में जल्दी ही सुधार आ जाएगा। अभी प्रियंका यह सब सोच ही रही थी कि उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई विनय का फ़ोन था। प्रियंका ने जल्दी से फ़ोन उठाया और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ प्रियंका, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस के काम में ज़्यादा ही बिजी हूँ। क्या बताऊँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, एक बात बताओ कि माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे प्रियंका, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है प्रियंका, यहाँ पर आकर उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारे उनसे अभी बात करवा देता हूँ। माँ, आपकी बेटी प्रियंका का फ़ोन है। हेलो प्रियंका, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुँह से अपना नाम सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो सही समय पर लेती है ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना।
कहते हुए प्रियंका ने भी फ़ोन रख दिया। इस समय प्रियंका का पति पिंटू ऑफिस से घर लौट आया और प्रियंका को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। लगता है आज माँ से बात हो ही गई। अरे आप आ गए? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर प्रियंका रसोई घर में जाकर अपने पति पिंटू के लिए चाय बनाने लगी। फिर पिंटू ने कहा, अच्छा प्रियंका, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर प्रियंका बोली, अरे नहीं पिंटू, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। कहते हुए प्रियंका चाय कप में डालकर बाहर ले आई। प्रियंका का आइडिया पिंटू को भी अच्छा लगा। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर प्रियंका ने कहा कि क्यों ना इस बार हरिद्वार चले और माता रानी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम माता रानी के दर्शन करने हरिद्वार जाएंगे। जो हुक्म मेरे मालिक, पिंटू ने सिर झुकाते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी और हरिद्वार जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर प्रियंका बोली, तो ठीक है, हम कल बाज़ार जाकर गरीबों में बांटने के लिए खाने का सामान ले आएंगे। तो पिंटू बोला, खाने का सामान ही क्यों प्रियंका, इतनी सर्दी है तो गरीबों में बांटने के लिए कंबल भी खरीद लेंगे। सालगिरह वाले दिन प्रियंका और पिंटू अपने बच्चों के साथ सुबह के 8 बजे ही मंदिर पहुंच गए। प्रियंका ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ी सी टीन शेड पड़ी थी, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग ही थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रहे थे। उनकी जर्जर और दीनहीन हालात देखकर प्रियंका को उन पर तरस आ रहा था। प्रियंका उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो पिंटू बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाइए, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर प्रियंका ने खाना बांटना शुरू किया। तो पिंटू अपने बच्चों के साथ सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही प्रियंका खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी, मुझे खाना भले ही मत दो, लेकिन एक कंबल और दे दो, रात को बहुत ठंड लगती है। तो फिर प्रियंका पीछे मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं अभी कंबल लेकर आती हूँ। प्रियंका ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। कंबल लाने के लिए जैसे ही प्रियंका जाने लगी, तभी अचानक उसकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी पिंटू उसके पास आया और बोला, क्या हुआ प्रियंका, तुम ठीक तो हो ना?
लेकिन प्रियंका तो सामने बैठी उस औरत की ओर देखते हुए बस ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी। फिर पिंटू उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह औरत अवाक रहकर केवल प्रियंका को देखती ही जा रही थी। यह सब देखकर एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेच रहा था वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानती हो? तभी प्रियंका फफकते हुए बोली, हाँ, यह मेरी माँ है, करुणा जी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले की बात है। एक आदमी इन्हें मंदिर की सीढ़ियाँ पर बिठा कर गया था और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आया। तब से यह यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। यह कहाँ रहती है, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो प्रियंका बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर पिंटू ने कहा, लेकिन माँ जी की तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, यह कैसे संभव है? फिर प्रियंका ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही है। फिर पिंटू बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं जो यह कुछ बताएंगी कि आखिर बात क्या है। चलो प्रियंका, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर ले कर चलते हैं। ऐसा कहते हुए पिंटू ने करुणा जी को उठने में मदद किया और वे लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर प्रियंका ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन प्रियंका और पिंटू अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए प्रियंका ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तो प्रियंका का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी ने चटपटे सत्तू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात करवाना। वह क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। सारा मामला जानने के उद्देश्य से प्रियंका ने कहा। तो विनय बोला, ठीक है प्रियंका, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, प्रियंका का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू प्रियंका की माँ जैसी आवाज़ आई, प्रियंका बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो प्रियंका का सर चकराने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका के भाई ने फ़ोन लेते हुए कहा, क्या है न प्रियंका, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसीलिए थोड़ी सुस्त सी रहती है। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद प्रियंका हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी वह किसकी थी। अब तो वह और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई और फ़ोन स्पीकर पर था। पिंटू ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वह बोला, प्रियंका, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ समझकर घर नहीं ले आए? तो प्रियंका बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, बेटी हूँ मैं उनकी, क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांगों का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रोड डाली गई थी। उसका निशान अभी तक उसकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए प्रियंका अपनी माँ के पास गई और उसकी टांग से कपड़ा हटाया, निशान वही मौजूद था।
अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन पिंटू, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? ज़रूर कोई बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वे लोग तो अभी देश में हैं और माँ को कुछ याद ही नहीं है। तो पिंटू बोला, प्रियंका शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्रियंका अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। फिर प्रियंका की माँ ने कहा, बेटी मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत, तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए प्रियंका की माँ ने उसके आंसू साफ किया और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर प्रियंका के दिल को एक सुकून मिला। लेकिन उसके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अगले दिन प्रियंका अपने पति पिंटू के साथ माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर प्रियंका थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग करुणा जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर प्रियंका ने सबको खाना खिलाकर माँ की दवाई दी। जब करुणा जी सो गई तो प्रियंका ने पिंटू से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने को कहा तो भैया हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। और तो और माँ से बात करते हुए जो अपनापन मुझे पहले महसूस हुआ करता था, वह अपना उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो मुझे हमेशा टालने की कोशिश करती थी। पर मुझे लगा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण माँ मुझसे बात नहीं कर पाती है। कहते कहते प्रियंका का गला रूंध गया। तो पिंटू बोला, लेकिन प्रियंका, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि कोई बड़ा कदम उठाने का है। हाँ पिंटू, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी। यह सारा सच नहीं उगलेंगे और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसीलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आएँ। फिर पिंटू बोला, प्रियंका, जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है कि उसे केवल पैसों से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरी 1 करोड़ की बीमा की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसे अकाउंट में आ पाएगा। लेकिन प्रियंका, ध्यान रखना, उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार वह माँ से पूछे कि क्या उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी करवाई थी जिसे 1 करोड़ रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। पिंटू ने कहा। तो प्रियंका बोली, प्लान तो अच्छा है, ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी।
कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी प्रियंका कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह सब काम निपटाने के बाद प्रियंका ने अपने भाई विनय को फ़ोन लगाया। विनय के फ़ोन उठाते ही प्रियंका बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर विनय बोला, प्रियंका तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसीलिए विनीता उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन प्रियंका ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूँगा। तो प्रियंका ने अपने भाई से वही कहा जो पिंटू ने उससे कहा था। इतना सुनते ही प्रियंका के भाई विनय की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी और फिर बोला, प्रियंका तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, इतना लंबा सफ़र तय करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं अकेला आ जाऊँ तो चलेगा? तो प्रियंका ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर प्रियंका ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन विनय को फ़ोन किया तो बोली, भैया क्या अपने माँ से पॉलिसी के बारे में बात की? क्या उन्होंने मेरे घर का पता दिया था? तो विनय ने हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ प्रियंका, मैंने पूछा था माँ से, उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी पिताजी ने करवाई थी ताकि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके। अपने भाई को झूठ पर झूठ बोलते देख प्रियंका हैरान रह गई और फिर बोली, ठीक है भैया, मैंने पता करवाया है, आपके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर विनय बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, प्रियंका ने कहा। तो विनय बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को अपने मायके गए हुए, वह भी वहाँ जाकर अपने मायके वाले से मिलेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर प्रियंका सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया इतनी सफाई से झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीर थी, लेकिन करुणा जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उसने विनय और बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गई। इस मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। प्रियंका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज़ शाम के समय प्रियंका उन्हें घर के पास के ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर प्रियंका अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन प्रियंका ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके इस मकान पर ले जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब प्रियंका अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे करुणा, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत करुणा जी की पड़ोसन ममता जी थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? प्रियंका ने कहा तो ममता जी बोली, ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए ममता जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही।
क्या बताऊं आंटी, जब से पापा हमें छोड़ कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जैसी की तैसी बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती हो? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उससे बहुत कहा कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वह तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुप रही। तुम्हें मालूम है बेटी, जब तुम्हारे पिताजी जीवित हैं तो अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब करुणा जी की यह हालत हो गई, तभी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते ममता जी की आवाज़ रुआसी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते प्रियंका के दुख का ठिकाना ना रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। ममता जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा, तो प्रियंका खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो ममता जी बोली, बेटा, अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ। यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी प्रियंका ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो ममता जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो करुणा जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर यह यहाँ कैसे? ममता जी ने पूछा। तो प्रियंका ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि उन्हें उसकी माँ किस हालत में मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ। विनय की करतूत सुनकर ममता जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर प्रियंका बोली, अपने माँ पिताजी की एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर ममता जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितने जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली करुणा, और आज बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से प्रियंका अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो प्रियंका का भाई विनय भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुँच गया। विनय के घर पहुँचने से पहले ही प्रियंका ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुँचे तो प्रियंका और पिंटू ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि विनय बोला, प्रियंका, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो पिंटू ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर प्रियंका ने कहा, भैया, ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो भी नहीं बोला। अरे नहीं नहीं, इधर माँ वहाँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। अब जितने अच्छे तरीके से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, मेड तो नहीं करेगी ना। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी विनीता बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो माँ जी की इतनी चिंता है कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का ध्यान खुद रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। इस समय प्रियंका बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक है या नहीं। इस समय विनय हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होगी।
थोड़ी देर पहले ही मैं मेड से बात की थी। उसने बताया था कि माँ अभी सो रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूँगा। फिर प्रियंका बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो तुम्हारी यह चिंता तो मैं ही दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं ही तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही विनय और उसकी पत्नी हैरानी से कभी प्रियंका की ओर देखे तो कभी एक दूसरे की ओर। इस समय पिंटू करीना जी को कमरे से बाहर लेकर आया। उन्हें अपने सामने देखते ही विनय और विनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पसीने छूटने लगे तो प्रियंका बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए, और क्यों ना आते। पैसों के लालच में तो आपने अपनी माँ और पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी। और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे। प्रियंका ने ऊंची आवाज़ में कहा तो विनय कांपते हुए बोला, क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है? लेकिन माँ, यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ को क्या सब कुछ याद आ गया? तो प्रियंका ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है? तो फिर अब इस बात का भी खुलासा कर दो कि जो तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया था? इतना सुनते ही विनय की नज़रें नीचे झुक गई। फिर प्रियंका कड़क स्वर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे, वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ़ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर विनय ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैं पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके जाने के बाद माँ की याददाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फ़ैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ उठाना हमारे बस में नहीं था, इसीलिए मकान के कागज़ों पर उनके दस्तखत करवाने के बाद हमें मकान बेच दिया, और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर प्रियंका बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? अरे यह हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, और तुम तो हमसे यही कहते कि मैं माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो विनय बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। इस आवाज़ के सैंपल लेकर मैं एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर प्रियंका बोली, मुझे माफ़ कर देना भाई, अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, और अब आप लोग अपनी असली जगह जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही विनय और विनीता के एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियों से उतरने लगे तो उसी समय विनीता का पांव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई वह नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी, जिस कारण वह उठ नहीं पा रही थी। दर्द के कारण वह चिल्लाने लगी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए प्रियंका ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब प्रियंका पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी
तो उसकी माँ करुणा जी विनीता की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है, वह यही है, मेरे पति की कातिल। प्रियंका, इसी औरत ने तेरे पापा को कार से टक्कर मार दिया था, जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। इसी औरत ने तबाह किया है मेरा हंसता खिलता परिवार। कहते कहते करुणा जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर प्रियंका और पिंटू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर अपने स्वार्थ के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर करुणा जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती जो इसने अपने ससुर के साथ किया। और देखो, आज यह औरत खुद से गिरकर चोट खाकर बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। विनय ने माँ के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस समय करुणा जी ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर लिया और विनीता को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। और फिर प्रियंका अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। प्रियंका की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बोले, अरे माँ, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर प्रियंका अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े और प्रियंका के भाई भाभी को जेल की सज़ा हो गई थी और वह कई सालों तक सज़ा काटते रहे। और इधर दूसरी तरफ प्रियंका अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। जब सज़ा काट कर विनय और विनीता आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे तो उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया और वह अपने कमरे में चली गई। विनय और विनीता वहाँ से सर झुकाकर शर्मिंदा होकर चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहें। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, अपना ख्याल